हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए टू एएसआर क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जाम। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा रैशनल और बहुत ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है, बट उसमें हमें बहुत ज्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी सीआर की जब भी वो क्लैट की सॉरी प्रिपरेशन करते हैं तो सीआर में उनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आती ही है। तो हम याद रखना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक से स्टार्ट करके हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं पहले कि यार होता क्या है। एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असम्पशन बताओ, एक में कंक्लूजन, एक में इन्फ्रेंस, एक में स्ट्रेंथन, एक में वीकेंड, ठीक है। क्या है ये चीजें, प्रिमाइस क्या होता है, ठीक है। फैक्ट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे ये सभी चीजें और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट सब थोड़ा समझ के और अगर हम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हमें समझ तो आएगा कि हमारे एट प्रेजेंट बेसिक लेवल से कंसेप्ट क्लियर करके हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं। हमें क्लैट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम टाइम पर उन पैसेजेस को पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर देने में हो सक्षम हो पा रहे हैं, हम उनके आंसर देने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म समझाना चाहती हूँ। याद रखना है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उन एलिमेंट्स को समझने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, प्रीमाइस। प्रीमाइस या प्रेमिस क्या होता है? ये सेट ऑफ फैक्ट्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो कि क्या है, अनआर्ग्यूएबल है, ठीक है, अनडिनाएबल है। हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, कांट डिनाई। फैक्ट क्या होते हैं? मैं बोल रही हूँ कि सूरज है जो ईस्ट से ही उगता है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारा ऑथर हमें हमारे फैक्ट्स दे रहा है ना, जो हमारा ऑथर हमें बोल रहा है, जिसको हम एक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग में। आर्ग्यूमेंट का मतलब वैसे हम समझते हैं कि बहस करना, क्वारल करना, नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता। क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? 6-7 मैंने आपको फैक्ट्स दिए ऑथर ने, ठीक है, वो हमारी क्या है, वो हमारी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तभी हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फ्रॉम द बिलो स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, वीकेन द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट। मतलब जो आर्ग्यूमेंट यानी जो ऑथर ने हमें दिया हुआ है फैक्ट्स, ठीक है, उनके ऐसा क्या है जो उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसके पीछे अजम्पशन क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हमें अभी क्या समझ आया, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है कि जो भी हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, जो हमारा पैसेज है वो हमारी क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और वो फैक्ट्स हमारे कैसे हैं, अनडिनाएबल है, मतलब अनचैलेंजेबल है, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर ऑथर बोल रहा है कि रात के 9 बजे हुए हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रात के 9 बजे हुए हैं और अभी भी इतना रोशनी है बाहर, तो हम उस चीज को सच मानेंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कि जो हमारे फैक्ट्स हमें दे दिए ना एक पैसेज में, हमारी नॉलेज सिर्फ उसी स्फेयर तक है, ठीक है। हमें हमारी नॉलेज को बढ़ाना नहीं है, हमें जो पहले से हमें पता है हमें वो नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। सपोज करो आपको एक टॉपिक के बारे में सब पता है, उसी टॉपिक के ऊपर पैसेज आ गया, बट जो आपको पता है आपकी नॉलेज से, आपके जो माइंडसेट से, उससे बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है उस पैसेज में। तो जो वो पैसेज में जो आर्ग्यूमेंट दी हुई है ना, वो हमारे लिए सच है, ना कि हमारी खुद की नॉलेज हमारे लिए सच है, ठीक है। कहने का मतलब जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमें जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है हम उसके पास नहीं जाएंगे। जो ऑथर के हिसाब से ऑप्शन है ना, ऑथर मतलब जो जिसने ये पैसेज दिया उसके हिसाब से जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे, ना कि रीडर जो कि हम है इस टाइम उसके हिसाब से हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट थिंग, आगे समझते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आगे समझते हैं। कंक्लूजन, ये एलिमेंट स्टार्ट हो गए हमारे। एक लॉजिकल रीजनिंग है या फिर एक क्रिटिकल रीजनिंग है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहला एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? सार।
हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, लास्ट में उसकी समरी पढ़ते हैं ना, मतलब पूरा चैप्टर पूरी नॉवेल हमने पढ़ ली, लास्ट में हम समरी पढ़ते हैं किसके लिए, क्रक्स पता चल जाए कहना क्या चाहता है पूरे चैप्टर में, पूरे नॉवेल में जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है। वैसे ही उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में कंक्लूजन। मतलब जो राइटर है, जो हमारा ऑथर है, कहना क्या चाहता है वो, क्या किस बात को कंक्लूड करना चाहता है। वो कंक्लूड करना मतलब इस फैक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए वो इतना सब कुछ हमें बता रहा है। ठीक है, टैक्स के ऊपर बोल रहा है ऑथर, टैक्स नहीं होनी चाहिए, टैक्स से ये नुकसान होता है, टैक्स से वो नुकसान होता है। उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज कि टैक्स गलत है, टैक्स नहीं होनी चाहिए, तभी वो टैक्स के इतने नुकसान बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, वो टैक्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बता रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है, ताकि वो ये प्रूव कर सके, ये कंक्लूड कर सके, ये अपने रीडर को समझा सके कि टैक्स लगना बहुत अच्छी बात होती है, टैक्स तो लगना चाहिए, सबको टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट्स के बारे में ऑथर बता रहा है, ये एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, ये इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। ठीक है, घुमा फिरा के वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हेलमेट्स पहने होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। मतलब उसका कंक्लूजन क्या है कि हेलमेट पहनना चाहिए, एक्सीडेंट आपके प्रिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कंक्लूजन मतलब हमें ये पता करना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, सिंपल। ठीक है, सबसे इजी होता है मेरे ख्याल से कंक्लूजन निकालना क्रिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी होते हैं, दैट्स वाई, सो, बिकॉज ऑफ, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हेंस, देयरफॉर, जिससे हमें पता चलता है कि कंक्लूजन है ये बात कंक्लूड करने के लिए ऑथर ने इतना सब कुछ बोला है। ठीक है, दूसरा होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस याद रखना कंक्लूजन देता है ऑथर। मतलब जो हमें आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जो राइटर है, वो ही हमें कंक्लूजन भी देगा, वही हमें बता देगा ये बात बोलने के लिए, ये बात कंक्लूड करने के लिए मैंने ये सारे आपको फैक्ट्स दिए हैं, ये सारे मैंने आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए। ठीक है, और इन्फ्रेंस देता है रीडर। इन्फ्रेंस कौन देता है, रीडर यानी हम। इन्फ्रेंस मतलब व्हाट कैन बी इन्फर, इन्फर करने का मतलब समझते हो, अनुमान लगा सकते हैं हम, अनुमान लगाना। ठीक है, यानी कि जो ऑथर ने कंक्लूजन दिया है, जो ऑथर ने हमें फैक्ट्स दिए हैं, उससे हम क्या क्या बातें इन्फर कर सकते हैं। ऑप्शन में पूछा जाएगा व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द अबव कंक्लूजन या फ्रॉम द अबव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि हम इस पैसेज से क्या समझ रहे हैं, हम इस पैसेज से क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है इन्फ्रेंस। याद रखना कंक्लूजन होता है 100% करेक्ट। मैंने क्या बोला, फैक्ट्स आर अनचैलेंजेबल, फैक्ट्स को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑथर ने जो कंक्लूजन दिया वो ऑथर के हिसाब से और वो हमारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, हमारे क्वेश्चन के लिए वो 100% ट्रू है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बट इन्फ्रेंस 100% ट्रू नहीं होते। मतलब कि इन्फ्रेंस का मतलब सिंपल सी बात है, अनुमान लगा रहे हैं हम, अनुमान मतलब ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम इन्फर कर रहे हैं। जैसे ऑथर ने बात बोली, सिंपल सा लेमन से एग्जांपल लेते हैं, ऑथर ने बोला आज बादल हो रहे हैं तो शायद आज बारिश हो सकती है। मतलब ऑथर ने फैक्ट दिया, प्रिमाइस हमें दिया कि आज बादल हो रहे हैं, और वो कंक्लूड क्या करना चाह रहा है कि आज बारिश हो सकती है। बट अगर हमें सिर्फ इतनी स्टेटमेंट ऑथर दे दे कि पिछले 4 दिनों से इतने बादल हो रहे हैं और रोज बारिश हो रही है और आज भी इतने बादल हो रहे हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं बोल रहा। अब हमें बोला है कि इन्फ्रेंस आप क्या ड्रॉ कर सकते हो इससे, कि क्या इन्फर है, आप क्या इससे अनुमान लगा सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि क्योंकि 4 दिनों से भी ऐसे बादल हो रहे थे और बारिश हो रही है, तो हम ये इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, हम ये इन्फर कर सकते हैं कि शायद, शायद मे बी आज भी बारिश होगी। ठीक है, इट मे रेन टुडे, दिस इज आर इन्फ्रेंस। अब देखो ये 100% ट्रू तो नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमें ऑथर ने नहीं कहा तो ये कंक्लूजन भी नहीं है, हमने खुद इन्फर किया है, तो ये हमारा इन्फ्रेंस है और ये 100% ट्रू नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। चलो, हाँ जी, एक हमने पढ़ा कंक्लूजन, एक हमने पढ़ा इन्फ्रेंस। थर्ड, तो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है एक तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग में, वो होती है अजम्पशन। क्या होती है वो, अजम्पशन। अजम्पशन मतलब क्या, अजम्पशन मतलब जो हमारा अनस्टेटेड, अनस्टेटेड फैक्ट होता है ना, जो हमारा, जो ऑथर के बैक ऑफ द माइंड में होता है,
वो हमारा क्या होता है, अजम्पशन होता है। मतलब क्या अज्यूम करके, यानी क्या सोच के मैं ये बात बोल रही हूँ। क्या मतलब ऑथर के दिमाग में कोई फैक्ट होगा, कोई बात होगी, उसको उसने अज्यूम किया है। ठीक है, वो बात सोच के, वो चीज सोच के वो हमें हमारा फैक्ट या हमारा प्रिमाइस या हमारा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर ऑथर ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो व्हाट कैन बी हिज अजम्पशन, मतलब ऑथर क्या सोच के ये बात बोल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं अजम्पशन। उसको क्या बोलते हैं, अजम्पशन बोलते हैं। सबसे एक तरह से ट्रिकी पार्ट होता है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं, अजम्पशन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि हमें आर्ग्यूमेंट में ही कोई फैक्ट दिया, और उसी फैक्ट को घुमा फिरा के अलग तरीके से ऑप्शन बना के हमें अजम्पशन का दे दिया। हम क्या करते थे, हाँ ये तो इसमें भी कही हुई है बात पैसेज में, और ये यहाँ पर भी कही हुई है, यही अजम्पशन है। गलत। assumption are not restatements। रीस्टेटमेंट्स को हम assumption नहीं कहते। दूसरा, हम बोलते हैं कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस बोलते हैं हम, यानी कोई एक्ट हुआ, उसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, assumptions are not consequences। assumptions are not consequence। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कंसिक्वेंस वाले ऑप्शन का। एक टीचर ने बोला, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि आप मेरे लिए एक ग्लास क्या ले आओ, पानी ले आओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि क्या क्या इसके assumption हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में दे रही हूँ कि द स्टूडेंट विल ब्रिंग द वाटर। सेकेंड है द स्टूडेंट विल नॉट ब्रिंग द वाटर। थर्ड है द टीचर इज थर्स्टी। और फोर्थ है द टीचर नोज दैट द स्टूडेंट नोज फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग द वाटर। कि मतलब स्टूडेंट को पता है वेयर टू ब्रिंग दी वाटर, कहाँ से पानी लाना है। अब इसमें अजम्पशन क्या होगी, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा नहीं है मैंने सही से, बट आप सुन लो ध्यान से। सॉरी, टीचर ने स्टूडेंट को बोला मेरे लिए पानी लेकर आओ। अजम्पशन बतानी है हमें कि इस स्टेटमेंट की अजम्पशन क्या है। क्या सोच के बोला है टीचर ने। पहला, ये सोच के कि स्टूडेंट पानी ले आएगा, या ये सोच के कि स्टूडेंट पानी नहीं लाएगा, या ये सोच के कि मैं प्यास प्यास लगी है टीचर को, ये सोच के उसने बोला है, या फिर स्टूडेंट को पता है कहाँ से पानी लेके आना है इसलिए टीचर ने उसको बोला है। अब पहले दोनों जो है वो क्या है, हमारे कंसिक्वेंसेस है। टीचर ने स्टूडेंट को बोला पानी लेके आने के लिए, वो ला भी सकता है, वो नहीं भी ला सकता। ये क्या है, हमारे कंसिक्वेंसेस। मतलब ये हमारे एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, रिजल्ट्स हो सकते हैं हमारे कि अब मैंने आप लोगों को बोला कोई काम, ठीक है, कल से सुबह 4 बजे उठना है, ये टाइम टेबल बना लो, 10 घंटे पढ़ाई करनी है दिन में, रोज प्रीवियस ईयर करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग कर भी सकते हो, आप लोग नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, वो है कंसिक्वेंस। मतलब वो सोच के मैंने नहीं बोला, कंसिक्वेंसेस आर नॉट assumptions। ठीक है, अब टीचर थर्स्टी है, हाउ डू वी नो। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जब हम कर लेंगे ना, सारे क्लैट के जितने हमारे 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर, उसके जब हम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे हमारी क्रिटिकल रीजनिंग की। हम टॉपिक वाइज समझा करेंगे। अजम्पशन को लिया, अजम्पशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए, कंक्लूजन के लिए उसके डिस्कस किए। हम हमारी क्रिटिकल रीजनिंग को एक तरीके से बहुत ज्यादा शार्प कर लेंगे, बहुत ज्यादा पॉलिश कर लेंगे कि हम कम से कम जो हमें पता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, assumption पूछी है, हमें पता है assumption क्या होती है, तो वो क्वेश्चन तो हम गलत ना करें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो जाएगी क्रिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, इट डिपेंड्स अपॉन योर वोकैबुलरी ऑल्सो। आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। ठीक है, वर्ड्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि हमें समझ आ रहा है, बट जो क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है वो कभी कभी हमें उस वर्ड के मीनिंग की वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। ठीक है, लेट दैट, बैक टू द क्वेश्चन। टीचर थर्स्टी था, उसने इसलिए पानी मंगवाया, जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, उसने सिर्फ इसलिए भी मंगवा सकता है क्योंकि उसको चाहिए था, अभी नहीं पीना, उसको नहीं प्यास लगी, बट मंगवा लिया। बट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्टूडेंट को पता था कि टीचर पानी कहाँ से लेके आना है। अगर ये अजम्पशन है,
तो ही जो हमारा ये फैक्ट है कि टीचर ने स्टूडेंट को पानी लाने सॉरी, टीचर ने स्टूडेंट को पानी लाने के लिए बोला, तभी ये चीज हो सकती है। अब सपोज करो स्टूडेंट को पता ही नहीं था पानी कहाँ से लाना है, तो क्या टीचर उसको पानी लाने के लिए बोलेगा? और अगर बोल भी दिया तो क्या ये चीज प्रैक्टिकल है? जब उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से कोई चीज लानी है, तो वो कैसे लेके आएगा? ठीक है, तो याद रखना, जब हम अजम्पशन फाइंड करने का एक रूल होता है कि अगर हम अजम्पशन को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, सॉरी, नेग्लेक्ट कर दे, तो जो हमारा प्रिमाइस है ना, वो भी हमारा नल हो जाता है, जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर हुआ। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन टीचर इज थर्स्टी को नेग्लेक्ट कर देते, टीचर इज नॉट थर्स्टी, स्टिल ही कैन आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बट इफ द स्टूडेंट डजंट नो कि कहाँ से लेकर आना है पानी, देन हाउ कैन अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर? क्लियर है? चल, डीप में हम अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को करेंगे, बट फॉर द बेसिक्स हम इतना पता होना चाहिए। ठीक, लास्ट चीज हमारी होती है स्ट्रेंथन या वीकेन दी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कुछ चीजें और होती है, जैसे पैराडॉक्स क्या होता है, फ्लॉ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, पैरेलल रीजनिंग क्या होती है। बट आपके क्लैट के पर्पस के लिए, क्लैट के पर्सपेक्टिव से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम करेंगे जब हम टॉपिक वाइज करेंगे। बट स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के अभी भी हम पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्ट्रेंथन का मतलब सिंपल सी चीज है, जो ऑथर बोल रहा है, ऑथर की स्टेटमेंट को सपोर्ट करे जो, वो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, और ऑथर की स्टेटमेंट को जो अपोज करे वो उसको वीक कर रहा है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, आई होप इतनी टर्म्स क्लियर होंगी। कंक्लूजन क्या होता है, assumption क्या होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक हमारे पास थीम आता है, थीम आ जाता है क्वेश्चन का। ये तो मेरे ख्याल से हम जब इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं ना, तब भी आता है कि थीम क्या है। ठीक है, तो थीम का मतलब भी ना एक तरीके से हम अगर आप लोगों ने सभी ने जैसे इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, तो हमें ऐसे राइटिंग दिया जाता, राइट? ऐसे राइटिंग में हमारा ना एक नंबर किसका होता था? टाइटल का होता था, अगर किसी को याद हो तो। कि अगर तो आपने ऐसे लिख के उसका अच्छा सा टाइटल दिया है, तो आपका एक नंबर कहीं नहीं गया। अगर टाइटल ही नहीं दिया ना, तो टीचर पहले एक नंबर काट लेगा, बाकी ऐसे तो वो बाद में पढ़ेगा। वही टाइटल हमारा थीम होता है एक तरीके से। मैंने पूरा पैसेज लिखा आर्मी के ऊपर, ठीक है, कि आर्मी इतना सैक्रिफाइस करती है, आर्मी की फैमिली इतना सैक्रिफाइस करती है, ठीक है, आर्मी हमारे लिए इतने जंग लड़ती है, इतने हमारे लिए वॉर्स करती है, ये वो। क्या समझाने के लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्जर समझाने के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्जर मेरी क्या हो गई? थीम हो गई। मतलब जिस भी बारे में ऑथर बोल रहा है अपने पैसेज में, ठीक है, ऑथर ने जो भी अपनी आर्ग्यूमेंट दी, ठीक है, तो उसके पीछे उसके मन में क्या था, है ना, उसकी थीम क्या थी, वो किस बेसिस पर, किस थीम पर ये चीज रख रहा था। जैसे थीम हम बोलते हैं ना, पार्टी की थीम रेट्रो है, ठीक है, मतलब उसी रंग में रंग के आना है आप लोग को। रेट्रो ही कपड़े, रेट्रो ही गाने, वैसे ही फूड, वैसे ही वाइब्स, वैसे ही डेकोरेशन। ठीक है, पार्टी की थीम वैलेंटाइंस डे की है, पार्टी की थीम रिटायरमेंट की है, वैसे ही कलर्स चूज होंगे, वैसे ही बलून्स लगेंगे, सब कुछ। तो मतलब थीम इज द बेस। ठीक है, कि ये चीज ये चीज शो करने के लिए, इस चीज के इम्पोर्टेंस शो करने के लिए, या अपना ये ओपिनियन रखने के लिए, बेसिकली ओपिनियन रखने के लिए अपना, ये बात ऑथर बोल रहा है, वो होती है थीम। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमने हमारी समझ लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्लैट 2024, जो हमारा लास्ट क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके हम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन शो करूंगी, आप लोग वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन पैसेज पढ़ना और पहला क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका आंसर करना है, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पर चलना है। ठीक है, पहले चेक करना कि आपका आंसर सही जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, चलो, लेट्स सॉल्व आर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ क्लैट 2024 यूजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर ये पैसेज है ऑथर का। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसको पढ़ो ध्यान से,
और फिर 85th क्वेश्चन से ट्राई करो। ठीक है, आप लोग पॉज करके ट्राई करना और मैं आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ। ठीक है, वर्ड्स रिमेन एन एनigma, देयर प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर इज अ यूनिक मिस्ट्री। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने भी पैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, वर्ड्स के बारे में ये बता रही। ठीक है, वर्ड्स एक एनिग्मा है, उनकी प्रेजेंस ह्यूमन स्फीयर में एक यूनिक मिस्ट्री है। ठीक है, दे फॉर्म द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री दैट कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वर्ड से हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ब्लरिंग लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, जो चीजें तथ्य है, फैक्ट है, और जो फिक्शन है यानी जो कही सुनी बातें हैं, उनके बीच की जो ब्लरिंग लाइंस है, मतलब क्या चीज सही है क्या गलत है, ये हमें वर्ड्स बताते हैं। एंड एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, एन्चैंटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड। यानी वर्ड्स कोई सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, कोई एक सिर्फ एक लेटर्स नहीं है। ठीक है, वर्ड्स के साथ जब हम एंगेज करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा एक यूनिक एक्सपीरियंस, हमें एक बहुत ज्यादा इनकाउंटर हमारा बहुत अच्छा होता है उनके साथ इस दुनिया में। वर्ड सिंबॉलिक एंटिटी, एक सिंबल की तरह ही है ये। ठीक है, इस जैसे एक वर्ड है एप्पल। ठीक है, अब इन APPLE को देख के तो आपको सब कुछ नहीं, ये तो कुछ शो नहीं करे ना, बट एक सिंबल है किसका, एक फ्रूट का, एप्पल का। पार्डन माय ड्राइंग प्लीज। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक एंटिटी है। हमें वर्ड्स को देखते ही जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, तो हम जो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं हम उसी स्टोरी को इमेजिन करने लग जाते हैं, हमें समझ आने लग जाता है। तो वो क्या है, एक सिंबॉलिक एंटिटी है। वर्ड्स हमें सिंबलाइज करते हैं किसी चीज को। Formed from the ethereal, exist neither as animate nor inanimate। ना ये animate है ना ये inanimate है, yet pulsates with life। फिर भी ये लाइफ के साथ पल्सेट करते हैं, मतलब लाइफ के साथ साथ चलते हैं। It can emanate warmth or coldness, absorb emotions और stand as dry as rock। मतलब ऐसा नहीं है वर्ड जो हमेशा इमोशनली होते हैं। ठीक है, वार्म मतलब प्लेजेंट भी हो सकते हैं, कोल्ड मतलब स्ट्रिक्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं। वो अब अपने अंदर सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और ऐसे भी खड़े हो सकते हैं जैसे एक पत्थर, जैसे जिन वर्ड से किसी को हमें लगे कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वर्ड्स कैन प्रोवोक स्माइल्स एंड एलिसिट जॉय। ठीक है, they are like glowworms, momentarily dispelling the surrounding darkness and act as life-saving rafts amid the tumultuous ocean waves। ठीक है, जो जैसे समुद्र में किसी को कोई किनारा मिल जाए, वैसे ही इस डार्कनेस में, इस दुनिया की जो अंधेरा है, जो अज्ञान है इस दुनिया में, उसके बीच में हमारे लिए ग्लो वॉर्म्स का यानी लाइट का काम करते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स ग्रांट अस द एबिलिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं वर्ड से, एंड टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। एक रेत के एक दाने में भी हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की मदद से। क्योंकि राइटर अपने पेन, हम क्यों बोलते हैं पेन इज स्मार्टर देन द स्वॉर्ड, क्योंकि राइटर अपने पेन से जो लिखता है उससे कुछ भी कर सकता है। As William Blake noted, they impart a semantic existence to the lifeless। जो लाइफलेस होते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं, उनमें भी वो एग्जिस्टेंस, उनमें भी वो जान डाल देते हैं। एंड बिस्टो एस्थेटिक फॉर्म अपॉन द फॉर्मलेस। जो निर्गुण चीजें हैं, जिनमें कोई फॉर्म नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं है, उनके अंदर भी वो एस्थेटिक एक्सपीरियंस डाल देते हैं, उनको भी एस्थेटिक, उनको भी यूनिक अलग बना देते हैं। स्क्रिप्चर से द वर्ड इज द वर्ल्ड। स्क्रिप्चर्स जो हमारे बुक्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जो अक्षर है, जो ज्ञान है, वो ही दुनिया है। वर्ड इज द वर्ल्ड। आई से, ऑथर क्या बोलता है, आई से द वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज अबोर्ड ऑफ फेथ। मतलब जो वर्ड के अंदर एक, जो वर्ड्स के अंदर जो दुनिया छुपी होती है, उसी के ऊपर क्या है, वो ही क्या है, फेथ, जो हमारा बिलीफ है, उसका अबोर्ड है, उसका जरिया है। ठीक है, चलो। हाँ जी, चलो। मुझे लगता है कि सबको ये पैसेज समझ आ गया होगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे ना एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऑब्वियसली जैसे हमने ये पैसेज समझा है डीप में, ठीक है, या फिर ट्रांसलेट करके, आप अपना जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आप हर पैसेज को नहीं समझोगे, फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपके पास ना वहां पे इतना टाइम होगा, और ना ही आपको ऐसे एक एक लाइन समझनी है। आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेडली, वेरी फोकस्डली, ठीक है, फोकस्ड होके आपको अपना पैसेज पढ़ना है। एक बार में समझ आ जाए ऐसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार में जो समझ आया, क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ आ रहा है, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं।
ये गलती कभी नहीं करनी, पहला ऑप्शन देख के आपको लगा ठीक है उसको टिक कर दिया, ओएमआर में भर दिया, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभी हम एक वर्ड से चूक जाते हैं और वो नेक्स्ट ऑप्शन में होता है वो नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे नहीं होगा कि आपको कि तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे और एक बिल्कुल सही होगा। आपको एक दो क्वेश्चन, एक दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल गलत है, आप उनको एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बट दो ऑप्शंस में आप फंस सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसमें आपको प्रेफर करना है जो ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ज्यादा एक्यूरेट जो ज्यादा सही है ऑथर के हिसाब से हमें वो कर, ठीक है। आप लोगों को एक बार पैसेज पढ़ना है, एक बार पैसेज पढ़ते ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्वेश्चन ट्राई करते ही हो रहा है एक गो में करो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि ये चीज कहाँ है पैसेज में, तो फिर से फटाफट उस पैसेज में वो लाइन ढूंढ के फिर से सॉल्व करो उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 85 से हम देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। देखो थीम का क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है। थीम पूछिए, मतलब क्या कहना चाहता है इस पैसेज में ऑथर, ठीक है। ऑप्शन, अ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज की हिस्ट्री, हमने लैंग्वेज कहीं पढ़ा, हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, यही ट्रिकी ट्रिकी टर्म्स होती है, हमने लैंग्वेज भी पढ़ा है और हमने वर्ड्स पढ़ा। ऑप्शन बी, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हो सकता है, ठीक है, वर्ड्स के बारे में ही, और वर्ड्स के बारे में ही तो बता रहे हैं। निर्जल निर्जीव चीजों में जान डाल देता है, निर्गुण में गुण डाल देता है, यूनिवर्स को देख देता है, ठीक है। हमारी डार्कनेस को हटा देते हैं ह्यूमंस, देखिए ये लिखा है ना, देयर प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर इज अ यूनिक मिस्ट्री, यानी वर्ड्स का ह्यूमन स्फीयर पे जो मिस्ट्री है उसके बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, ऑब्वियसली नहीं, वेग आंसर। द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, नहीं, कहीं नहीं पढ़ा हमने, तो हमारा आंसर क्या होगा सही, बी ऑप्शन, ठीक है। इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। जब भी ऑप्शंस पढ़ो तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, याद रखना हमें एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना है। मतलब चारों ऑप्शन पढ़ो, सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को क्रॉस कर दो, एलिमिनेट कर दो जो आपको पता है कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। बट ऐसे भी मत करना कि एलिमिनेशन में ही अपना सही आंसर एलिमिनेट कर दिया और फिर आंसर को छोड़ के और बाकी सारे ऑप्शंस में ही बस हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड होते हैं, जो बिल्कुल ही वेग एक दो ऑप्शन होते हैं ना, वो एलिमिनेट कर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज, एक वर्ड क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है। सबसे पहले एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाइन पढ़ो, exist neither as animate nor as inanimate, मतलब ना तो वो एनिमेट है वर्ड, ना वो इनएनिमेट है, यानी इनएनिमेट ऑप्शन नहीं होगा, एनिमेट ऑप्शन है, ठीक है। सी, अ टेंजिबल एंटिटी, डी एन इनटेंजिबल कंसेप्ट। टेंजिबल क्या होती है चीजें, टेंजिबल और इनटेंजिबल किसी को पता हो तो, टेंजिबल होती है विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कार, सी आर, मैं कार को, मैं अपना हाथ कार लिख के उसके ऊपर घुमाऊं, क्या मैं कार को फील कर लूंगी, नहीं यार, दे आर जस्ट लेटर्स, ये टेंजिबल चीजें नहीं है। जैसे हम एक घर को, एक चेयर को, कुर्सी को, बॉटल को, पेन को, किसी मूर्ति को हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। क्या हम कार को, एक लेटर को, हम एक वर्ड को फील कर सकते हैं, नहीं, तो वो टेंजिबल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनटेंजिबल कंसेप्ट है, वर्ड क्या है हमारा, इनटेंजिबल कंसेप्ट। I think this is clear. Next, 87th. Who does the passage describe words ability to affect emotions? Emotions को लेके ऑथर ने वर्ड्स के लिए क्या कहा है, देखो यहाँ पर, an engagement with words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter in the world. A word, a symbolic entity formed from the ethereal exists neither as yet perceived. It can emanate इमोशंस की बात आ गई, इट कैन एमिनेट वार्मथ और कोल्डनेस, एब्जॉर्ब इमोशंस और स्टैंड एज ड्राई एज रॉक, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्ड्स कैन ओनली इवोक पॉजिटिव इमोशंस, नहीं, ऑथर ने ऑथर ने क्या बोला है, वार्मथ भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकता है, इमोशंस एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्ड्स कैन एब्जॉर्ब इमोशंस एंड बिकम इमोशन देमसेल्व्स, हमने यहाँ क्या पढ़ा, वो वार्म हो सकते हैं, मतलब वो
वर्ड्स कैसे वार्म हो सकते हैं, वर्ड्स कैसे कोल्ड हो सकते हैं, मतलब वो इमोशंस के बारे में बता रहा है। हमें पढ़ के अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, हमें पढ़ के गुस्सा आ रहा है, हमें पढ़ के रोना आ रहा है, ठीक है, मतलब वो वर्ड्स ही इमोशंस बन गए हैं, ठीक है, और दे एब्जॉर्ब इमोशंस। तो ऑप्शन बी भी कह रहा है वर्ड्स कैन एब्जॉर्ब इमोशंस एंड बिकम इमोशन देमसेल्व्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, नॉवल पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको फील होते हैं, वो चीजें जो ऑथर लिख रहा है वो फील होता है, ठीक है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें कोई क्राइम के न्यूज़ आ जाती है, हमें गुस्सा आता है उस न्यूज़ को पढ़ के, क्योंकि वो वर्ड्स ही इमोशंस बन चुके हैं उस टाइम। जिस हिसाब से ऑथर ने उनको लिखा है, वो उसके इमोशन पोर्ट्रे करते हैं। वर्ड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन इमोशंस, ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। वर्ड्स कैन बी डिवॉइड ऑफ इमोशंस, हो सकता है, बट हमें कैसे पता? हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड्स की एबिलिटी तो क्या है इमोशंस को इफेक्ट करने की। वो बोल रहा है वर्ड्स कैन बी डिवॉइड ऑफ इमोशंस, हाँ हो सकता है वर्ड्स में कोई इमोशन ना हो, ऐसा हो सकता है, बट दिस नॉट ए क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड फॉर, ठीक है। द एग्जामिनर इज नॉट आस्क्ड फॉर कि वर्ड में इमोशंस होते हैं, नहीं, उसने पूछा क्या वर्ड्स की एबिलिटी क्या है इमोशंस को इफेक्ट करने की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, कि वो खुद इमोशंस बन जाते हैं, वो इमोशंस को इस हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। Next, question number 88. An engagement with words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. इस statement से which of the following conclusion can be drawn from the statement? देखो सिर्फ conclusion पूछ लिया, सिर्फ एक statement का conclusion मतलब इस statement से author क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, वर्ड्स कैन बी यूज टू मैनिपुलेट अदर्स। नहीं, ये तो एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया ना। ऑथर ने कब बोला कि वर्ड से आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, उनका नुकसान करते हो, आप उनको अपने काबू में कर लेते हो, ऐसा कुछ तो ऑथर ने नहीं बोला, और इस लाइन से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। जो वर्ड्स की पावर है वो केयरफुली यूज होनी चाहिए। इस लाइन से हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें ये चीज समझ आ रही। वो बोल रहे हैं कि वर्ड्स के साथ एंगेजमेंट एक बहुत कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, इंचैंटिंग, बहुत प्लेजेंट, एक बहुत जॉयफुल एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड, ठीक है। हमें ऐसा वर्ड्स के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है वो हमें इस देश की, इस दुनिया की, इस विश्व की सच्चाई बता सकता है। हमारा जो वर्ड्स के साथ ऐसा एंगेजमेंट हो सकता है कि वो इस दुनिया का एनकाउंटर करवा सकता है, हमें डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड, ठीक है, कि हमें आमने सामने खड़ा करते हैं दुनिया के कि ये सच्चाई है, ठीक है। वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बट ये सिर्फ एक पार्ट है इसका, पूरी लाइन का कंक्लूजन नहीं है। बी, वर्ड कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल इट्स डिफरेंट कलर्स। करेक्ट ऑप्शन, वर्ड्स कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड्स, जो हमारे अक्षर हैं, जो हमारा ज्ञान है, वो इस दुनिया की ऐसी पिक्चर बना सकते हैं अलग अलग कलर्स में, मतलब जो भी वर्ल्ड के अलग अलग है ना, देखो ये कैप्टिवेटिंग भी हो सकता है, एनचेंटिंग भी हो सकता है, डॉन्टिंग भी हो सकता है, चेरिशिंग भी हो सकता है। जो अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग कलर्स हैं वर्ल्ड के, वो शो करते हैं हमें वर्ड्स, ठीक है। जैसे हम अच्छी न्यूज़ पढ़ें तो हमें अच्छा फ़ील होता है, बुरा कोई न्यूज़ पढ़ ले तो बुरा फ़ील होता है, ठीक है। कोई हम न्यूज़ सुने हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हम लव स्टोरी पढ़ ले, कोई हम फैमिली स्टोरी पढ़ ले, हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस देश में सिर्फ एट्रोसिटीज़ ही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो अलग-अलग चीज़ें हैं जिस जो हमें कौन शो करता है, वर्ड शो करते हैं, तो ऑप्शन डी, ठीक है। आई थिंक सही, ये भी ईज़ी था। Next question number 89. Which of the following strengthen the author's idea of words being like glowworms momentarily dispelling the surrounding darkness? Strengthen पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथन। यानी ऑथर जो ये कह रहा है कि वर्ड्स आर लाइक ग्लो वॉर्म्स। ग्लो वॉर्म समझते हो, जुगनू, ठीक है। ग्लो वॉर्म्स मतलब जो हमारी लाइफ में ग्लो, लाइट ला दे, ठीक है। मोमेंटरीली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस, मतलब कि इस दुनिया में जो अंधेरा है, यानी जो अज्ञान है, अ, जो नॉलेज की कमी है, ठीक है, जो सही, जो लोगों को सही ज्ञान नहीं है किसी चीज का, किसी चीज के बारे में सही नहीं पता, वहां पे वर्ड्स काम करते हैं और वो हमें लाइट अप कर देते हैं, ठीक है।
इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हमारा आंसर ढूंढना है। अगर वीकेंड करना पूछा होता तो हम इसका अपोजिट आंसर ढूंढते, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहे हैं वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। वर्ड्स हमें क्या करते हैं, रियलिटी को समझने की हेल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। हम डार्कनेस को वो हटा रहा है, हमें लाइट दे रहा है, तो मतलब वो हमें, देखो डार्कनेस में, चलो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। वर्ड्स एल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर। वो रीडर के माइंड को एल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है, हो सकता है, बट वो हमें जो स्टेटमेंट पढ़ो उसमें क्या है, लाइक ग्लो वॉर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस, ठीक है। हम अगर पैसेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, वर्ड्स कैन प्रोवोक स्माइल्स एंड से दे आर लाइक ग्लो वर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस एंड एक्ट एज लाइव्स एंड ग्राफ्स एमिड द टमल्टस ओशन वेव्स। मतलब वो इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वर्ल्ड में वर्ड्स के कितने, इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, ह्यूमन स्फेयर की बात हो रही है ना यहाँ पे, ह्यूमन स्फेयर में कितने वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, कि वो जो सराउंडिंग का डार्कनेस है, मतलब इस दुनिया में जो डार्कनेस है, इस वर्ल्ड में जो डार्कनेस है, उसको खत्म करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीडर की बात हो रही है, और वो भी सिर्फ एल्यूमिनेट करने की बात हो रही है, ठीक है। वर्ड्स एल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर, यहाँ रीडर के माइंड की बात नहीं हो रही, यहाँ वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग रियलिटी, गलत, वेरी नेगेटिव ऑप्शन पहले देखते ही। कहाँ लिखा है वर्ड्स एस्केप करवाता है रियलिटी को, बल्कि वर्ड्स तो हमें डार्कनेस हटा रहे हैं, मतलब वो रियलिटी हमें शो कर रहे हैं। अंधेरे में कोई चीज पड़ी होगी, हमें नहीं पता चलेगी, यही समझा रही थी मैं आपको ऑप्शन ए में। अंधेरे में कोई चीज है, हमें नहीं पता चलेगा, एल्यूमिनेट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, जो लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, हमें पता चल जाएगा ये चीज है। वर्ड्स भी क्या कर रहे हैं, डार्कनेस हटा रहे हैं, लाइट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हमें रियलिटी बता रहे हैं कि ये है। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है, ठीक है, बट रोशनी हो जाए तो नहीं लगेगी ना, वैसे ही अब रोशनी देने वाला हमें क्या कर रहा है, रोशनी देने वाला हमें सच्चाई बता रहा है, रियलिटी बता रहा है कि देखो ये चीज है, ठीक है। तो वर्ड्स भी हमें क्या करते हैं, रियलिटी बताते हैं। डी कह रहा है वर्ड्स कास्ट डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द रीडर, अगेन नेगेटिव। ये तो उल्टा ही बोल रहा है, ठीक है। अगर वीकेंड होता तो हम डी ऑप्शन कर देते, अगर बोला था कि ऑथर के स्टेटमेंट को वीक करो तो हम डी कर देते, कि हाँ वर्ड से तो माइंड में डार्कनेस होती है रीडर के, इसलिए ये क्या है, कैसे ग्लू बॉम्ब हो सकते हैं, ये कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई थिंक कि आपको ये पैसेज समझ आया होगा अभी तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 90। 90 भी देख लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं। In the context of the passage, what is the significance of the word world within the word? हमने लास्ट लाइन पढ़ी, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, द वर्ड इज द वर्ल्ड। स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, द वर्ड इज द वर्ल्ड। बट आई से द ऑथर क्या कहता है, वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज द अबोर्ड ऑफ फेथ, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इस बात को कहने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कहना चाहता है। ऑप्शन है it refers to the power of language to create inspiration, energy and faith। यही तो ढूंढ रहे थे हम। उसने क्या बोला, ऑथर ने क्या बोला, मैं मैं वर्ड विद इन द वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज द अबोर्ड ऑफ फेथ, ठीक है। यही बात बताने के लिए, ये सिग्निफिकेंस शो करने के लिए उसने ये बात बोली, यही फर्स्ट ऑप्शन में बोली हुई है कि क्या, किस सिग्निफिकेंस को रेफर करता है ये, कि द लैंग्वेज, द पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ। अगले भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। इट सिग्निफाइज ऑथर्स लव फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। व्हाट इज ग्लोबल कम्युनिटी, हमें तो नहीं पता क्या ग्लोबल कम्युनिटी क्या है इस पैसेज में। सी इट रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज हिडन इन लैंग्वेज। कर सकते हैं हम, ये ऑप्शन सोच सकता है कोई इस ऑप्शन को करने की, कि लैंग्वेज की मिस्ट्री है इसलिए हम बोलते हैं कि एक वर्ड के अंदर वर्ड है। बट अगर हम ये लास्ट लाइन सही से पढ़े कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, तो उसने बोला आई सी द वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड इज द अबोर्ड ऑफ फेथ। उसको लगता है कि जो फेथ है, जो बिलीफ है, वो वर्ड्स के अंदर ही रेस्ट करता है, तभी पूरा वर्ल्ड वर्ड के अंदर है, इस वजह से उसने लाइन बोली। तो हमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका क्या महत्व था, क्या दर्शाने के लिए ऑथर ने ये चीज बोली, तो फेथ दर्शाने के लिए उसने ये चीज बोली, ठीक है। डी बोल रहा है
डिस्क्राइब्स द ऑथर मिशन टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स। नहीं, वेग ऑप्शन, अनरिलेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पैसेज पढ़ा होगा अच्छे से, क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे। आज हम दो ही पैसेज ट्राई करेंगे, दो पार्ट्स में हम हर प्रीवियस ईयर की वीडियो करेंगे हमारी। ठीक है, एक नेक्स्ट पैसेज ट्राई करो और उसके बाद कमेंट्स में या फिर अपनी कोई नोटबुक लगा लो। ठीक है, जिसमें आप ये लिख लेना कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे इतने ठीक हुए। ठीक है, क्योंकि क्लैट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हम अटेम्प्ट तो कराएंगे और हमारे 5 में से 1 ठीक हो रहा है, 4 गलत हो रहे हैं, क्या फायदा फिर उसको करने का? करेंगे हम, सही करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज ट्राई करो। थोड़ा बड़ा पैसेज है, आप लोग वीडियो रोक कर ट्राई करें, पढ़े आराम से, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, हाँ जी। किसके बारे में बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स हैव बीन अबज ओवर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को इतने अबज है, मतलब वो इतने अमेज्ड हैं कि कैसे एआई उनका सारा होमवर्क कर देती है। प्रोग्रामर्स अमेज्ड हैं कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, या फिर प्रोग्रामर्स इस वजह से डरे हुए हैं कि एआई की प्रोडक्टिविटी उनसे कितनी ज्यादा है और वो उनकी जॉब्स ना ले ले, एआई ह्यूमन को रिप्लेस ना कर दे। ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं कि जितनी इस कंट्री को रिसेंट ईयर्स में डिजिटलाइजेशन ने चेंज किया है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी फीलिंग है इसके साथ साथ कि एआई क्या करेगी, सबको टेक ओवर कर लेगी, हर चीज में फंडामेंटल हो जाएगी। क्योंकि वो है फैंटास्टिक जॉब करती है। ठीक है, बट इस चीज की वजह से फ्राइटेंड है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि लगता है कि एआई क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। दिस इज वाई डिसाइडिंग हाउ द कमिंग चेंजेस शुड बी रेगुलेटेड। इस वजह से ऑथर क्या बोलता है कि इस डर की वजह से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे आने वाले समय में जो चेंजेस हो रहे हैं इनको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, ऑथर किस चीज की बात कर रहा है? रेगुलेशन की बात कर रहा है। टीआरएआई हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी to ensure the responsible development and use of AI in the country. A global agency along similar lines shall likely, sorry, to ensure the responsible development and use of AI in the country. टीआरआई ने एक एप्लीकेशन डाली है, उन्होंने बोले एक अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए जो क्या करेगी, देखेगी कि एआई का यूज कैसे हो रहा है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है देशों, हर कंट्री में। ठीक है, ग्लोबल अलोंग सिमिलर लाइंस शैल लाइकली बी पिच्ड एट द, हो सकता है कि ये बात G20 लीडर्स की जो समिट हो उसमें भी खड़ी की जाए। और जो अमेरिकन एमएनसी माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने भी एक ब्लूप्रिंट निकाल दिया है एआई गवर्नेंस इन इंडिया, की इंडिया में एआई को कैसे गवर्न किया जाए। अपनी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में कंपनीज है, उन्होंने अपनी कंपनीज के लिए निकाल दिया है ये मेमोरेंडम। The great size and diversity of its data points make India of great interest to all developers of AI technology. इंडिया में जो इतना बड़ी डेटा पॉइंट्स है, इंडिया जो इतना बड़ा मार्केट है, इतनी डाइवर्स है इंडिया। ठीक है, तो एआई टेक्नोलॉजीज के लिए इंडिया एक क्या है, बहुत एक टेम्पटिंग सी जगह है। ठीक है, इंडिया में बहुत से एआई टेक्नोलॉजीज डेवलपर्स को क्या हो सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है डेटा पॉइंट्स। बट इंडिया इज ओनली एट द रिसीविंग एंड, सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड, एक कोने पर है इंडिया। नोवेयर क्लोज टू द यूएस एंड चाइना's एडवांसेस। यूएस और चाइना जो एडवांस कर रहे हैं एआई में, इंडिया तो उनकी रिसीविंग एंड पर है, मतलब जो वो कर देते हैं वो इंडिया को मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, अदरवाइज नहीं। Although lately it is becoming obvious how much state censorship is encumbering China's large language modeling. ठीक है, ये भी देखा जा रहा है कि स्टेट जो है वो कितना सेंसर कर रही है, जो चाइना के अंडर लार्ज लैंग्वेज मार्केटिंग हो रही है उनको स्टेट कितना सेंसर कर रही है। ठीक है, द कंट्री still very much in the game with PhDs in fields with related to AI investment in AI chip, hardware design and domestic generative models like CUDA. मतलब लैंग्वेज, हाँ, चाइना यहाँ तक कहाँ तक पहुंच रहा है कि चाइना में लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग हो रही है, स्टेट उनको
सेंसर कर रही है, देख रही है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी तक हम कहाँ पर अटके हुए हैं, बस एआई से रिलेटेड पीएचडी करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम एआई के उसमें, हार्डवेयर डिजाइन में, सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं। डोमेस्टिक ये बूडा जैसे जनरेटिव मॉडल्स हम लेके आ रहे हैं, बस हम यहीं तक अटके हुए हैं अभी तक। साइंटिफिक accomplishment of India's Chandrayaan mission have been it being wooed for various international space collaboration। जो इंडिया का चंद्रयान है वो इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, बहुत ज्यादा उसको प्रेज किया जा रहा है। दिस promises spin-off technological benefits across Indian industry and is also geostrategically useful। इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या होंगे, geostrategically बेनिफिट्स होंगे। Likewise, it is only with sufficient AI prowess that India shall really get to play at the high table of global rule making for AI। यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि इंडिया एक रिसीविंग एंड पर ही ना रहे, बल्कि वो क्या करे, रूल मेकिंग करे, मतलब खुद से लीडर बने कहाँ पे, एआई को रेगुलेट करने का, ठीक है। Knowing how much Indians' future shall be shaped by the generative AI needs matching efforts to create indigenous models। ये जानते हुए कि इंडिया का फ्यूचर कितनी हद तक एआई से शेप होगा, एआई से इफेक्ट होगा, तो हमें उसी हिसाब से एफर्ट्स भी करने चाहिए ताकि हम हमारे इंडिजीनियस मॉडल्स बनाए, ना कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, रिसीविंग एंड पर ना रहे। इन दिस एंड एट दिस स्टेज अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रोल इज की। यहाँ पर इस स्टेज पर एक गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली यहाँ पर क्या करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए, rather than just waiting on some large corporation to do the needful। सिर्फ कंपनीज के, एमएनसीज के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। मिसिंग दिस बस विल missing this bus will after all be even more costly than missing the chip research one। ठीक है, चिप रिसर्च में भी हम यही गलती करते रहे कि हम कंपनीज के भरोसे बैठे रहे, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। और एआई में भी ये सेम गलती करने का मतलब होगा हम उससे भी ज्यादा बड़ी गलती करने जा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन पुश academy and industry collaboration with the necessary weight and urgency। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो खुद जितने भी एकेडमिक्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबकी कोलैबोरेशन करवा के खुद उनको बोल सकते हैं कि ये नेसेसरी है, ये अर्जेंट है, इनको करो, इस चीज को करो, रेगुलेट कर सकते हैं मतलब। दिस डज नॉट लेट अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द हुक। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज से बाहर हो गए, वो इस चीज को रेगुलेट नहीं कर सकते। A US judge has rejected the copyright for an AI generated artwork। एआई से जनरेट किया हुआ किसी का आर्टवर्क था, उसका कॉपीराइट जिसे हम होता है कॉपीराइट पेटेंट वगैरह करवाते हैं, उसका एक यूएस के जज ने मना कर दिया कि एआई से जनरेटेड का कॉपीराइट नहीं होगा। इंडियन कोर्ट्स should start engaging with the broader issue of non-human agency rather than wait for precedents to be set elsewhere। ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं उनको लीड लेना चाहिए, उनको ये नहीं वेट करना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो कहीं और जजमेंट सेटल होंगी यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, और उसको प्रेसिडेंट बना के उसको हम एक सोर्स ऑफ लॉ बना के और हम इंडिया में डिसाइड करेंगे। नहीं, हमारे कोर्ट्स को खुद से जो नॉन ह्यूमन एजेंसी एआई है उसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए कि कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे हम। Indian schools need to think beyond the ban chat GPT mindset। Let us lead instead of only being led। मतलब हमारे इंडिया में ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है एआई आ गया, ये गलत होने वाला है, बस इसको बैन कर दो। नहीं, इस माइंडसेट से थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए कि कैसे रेगुलेट होनी चाहिए चीजें, क्योंकि आप बैन कर दो फिर भी कोई ना कोई तरीका और निकल जाएगा, ठीक है। तो लेटस लीड, मतलब हम लीड करते हैं इस दुनिया को अब एआई के मामले में, रादर देन ओनली बिंग लेड, मतलब कोई और लीड करे और हम उसको फॉलो करें, इसके बजाय हम खुद लीड करते हैं, ठीक है। आई होप पैसेज आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ऑप्शंस क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद। ऑथर किससे इनसे एग्री करेगा, देखते हैं। द बेस्ट वे टू डील विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई इज टू लीव इट्स रेगुलेशन टू द मार्केट फोर्सेस। गलत। ऑथर तो मना ही कर रहा है कि देखो यहाँ पर पढ़ो, कहीं लिखा होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट को सिर्फ रिसीविंग एंड पर नहीं रहना चाहिए और उसको बड़ी कंपनीज के लिए, हाँ ये रहा देखो, a proactive government role is key rather than just waiting at on some large corporation to do the needful। सिर्फ कॉर्पोरेशन के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए, खुद भी कुछ करना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ड्राइवन कंट्रोल ऑफ एआई इज इनएफिशिएंट एंड शैल प्रमोट
रेड टेपिज्म। ऑप्शन भी तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट तो इनएफिशिएंट है, बट हमारा ऑथर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन पुश। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथर के हिसाब से क्या है, एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है कि वो इस चीज को रेगुलेट कर लेगी। तो बीवी हो गया हमारा गलत। सी प्राइवेट कंपनीज विद देयर लार्ज कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन द मोस्ट एफिशिएंट एआई गवर्नेंस मॉडल्स। ये भी ऑथर के अगेंस्ट है। ऑथर क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, और ऑप्शन सी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज एफिशिएंट है उनको करना चाहिए। अच्छा, तो ऑप्शन सी भी हो गया गलत। डी, गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव ऑफ एआई रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लीड टू एफिशिएंट आउटकम्स। यही ऑथर क्या कह रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर लीड करेगी, इनिशिएटिव करेगी कोई एआई को रेगुलेट करने का, उनको डेवलप करने का, तो कोई एफिशिएंट आउटकम ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरे देश के बारे में सोचेगी, कंपनीज तो सिर्फ अपनी कंपनीज के बारे में सोचेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following if true would most strengthen the main argument of the passage। स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो द वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द मेन आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ बहस नहीं है, मेन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या कि ऐसा एआई आ गया है, वहां ये हो रहा है, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को लेना चाहिए यहाँ पे। ये आर्ग्यूमेंट है हमारे साथ। ठीक है, अब इसको स्ट्रेंथन देखना है हमें कौन सा करेगा। Governments that lead the initiative on regulating and responding to the advancement of AI tools benefit the most from them। करेक्ट ऑप्शन, यही तो हम बोल रहे हैं। ऑथर क्या बोल रहा है, इतना सब बोल के वो कहना क्या चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेटेड, रेगुलेशन की नीड है, रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, किसको करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो अगर ये बात सच है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करती है रेगुलेट करने का, रिस्पॉन्ड करने का एआई टूल्स को, उस उन रेगुलेशन से, उन इनिशिएटिव से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर ये बात ठीक है, तो इसका मतलब ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है ना हमारे आर्ग्यूमेंट को। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट्स दैट डोंट एंगेज विद जनरेटिव एआई एंड रिमेन एट इट्स रिसीविंग एंड स्टे रिस्क अवर्स विद नथिंग टू लूज। ऑप्शन भी बोल रहा है कि रिसीविंग एंड पर ही रहो, हमारा हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। बट ऑथर ये चीज बोल रहे हैं, ऑथर ये चीज नहीं बोल। Option C, governments that actively incentivize MNC to participate in AI governance make the most of the advancement in the field। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को, एमएनसीज को ही, कंपनीज को ही इंसेंटिव देना चाहिए कि वो ही एआई की गवर्नेंस करे। बट ऑथर ये चीज नहीं बोल रहा। ऑथर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट्स दैट एक्सप्लोर मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्ट्राइक द राइट बैलेंस इन रेगुलेटिंग जनरेटिव एआई। दिस इज नॉट द स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वैसे भी हमारे ऑथर ने कहीं बात नहीं की है, तो दिस इज अनरिलेटेड। ठीक है, और इससे हमारी कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन भी नहीं हो रही। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। 93rd, based only on the author's statement that Indian courts should start engaging with the broader issue of non-human agents, यानी इंडियन कोर्ट्स को करना चाहिए वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑथर बी मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। मोस्ट लाइकली टू एग्री विद का भी मतलब ऑथर की जो स्टेटमेंट है, उसी को जो स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही होगी ना, उससे ही तो ऑथर लाइकली एग्री करेगा। तो उसकी ही स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला ऑप्शन ढूंढना है। A, courts should take the initiative by being innovative and laying down rules where the precedents exist। कोर्ट्स शुड टेक द इनिशिएटिव, ये क्या बोल रहा है कि कोर्ट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है, और रूल्स ले डाउन करने चाहिए जहां पे पहले से प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। यही तो ऑप्शन, यही तो ऑथर बोल रहा है यहाँ पे। देखो, इंडियन कोर्ट्स शुड स्टार्ट एंगेजिंग विद ब्रॉडर इशू rather than wait for precedents to be set elsewhere। ऑप्शन ए भी क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, रूल सेट करने चाहिए, और प्रेसिडेंट्स की वेट नहीं करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट सेट होंगे, कोई दूसरी कंट्री में जजेस सेट कर देंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बी कह रहे कोर्ट शुड वेट फॉर प्रेसिडेंट्स, नहीं, गलत, नहीं कह रहा वो ऑथर ऐसा। कोर्ट शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन प्रेसिडेंट एंड डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल विजडम। वेग ऑप्शन है। किसने बोला कि प्रेसिडेंट के ऊपर रिलाई मत करो। जुडिशियल विजडम से तो जजेस देते ही हैं, बिना सोचे समझे थोड़ी ना देते हैं। ठीक है, रिलाई करने को मना नहीं किया, उन्होंने बोला जहां नहीं सेट हुआ है अभी, वहां आप खुद इनिशिएटिव लो। ठीक है, प्रेसिडेंट आर द बेस्ट पॉसिबल सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। अनरिलेटेड ऑप्शन।
आंसर क्या हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 94, if the information in the passage above is correct, which of the following if the information in the passage above is correct, which of the following must necessarily be true? ठीक है, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी हुई है वो ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ठीक है। एआई रेगुलेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर अलोन। नहीं, ऑथर ऐसे नहीं कह रहा। ऑथर ने क्या बोला देखो, यहाँ पर देखो, हाँ ये लाइन, दिस डज नॉट लेट अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हुक, मतलब जस्ट अ मिनट, अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं रब कर देती हूँ। ऑथर क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूशन की छुट्टी होगी, वो कुछ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ये क्या गलत हो गया ना? ये तो बोल रहे सिर्फ लेजिस्लेचर का काम है, तो ये है गलत चीज। दूसरा ऑप्शन बी, एआई रेगुलेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स एंड कांट बी एड्रेस थ्रू स्टैंडअलोन स्टैट्यूटरी रूल्स। ये बोल रहा है कि कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टैट्यूटरी यानी लॉज से कुछ नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। AI regulation is a collaborative effort involving all the institution of the state। यही ऑथर क्या था बोल रहा था कि गवर्नमेंट भी करे, गवर्नमेंट कंपनीज को भी बोले, एकेडमिक्स, ये देखो एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इनको भी बोले, और जो हमारे कोर्ट्स हैं इंडियन कोर्ट्स वो भी करे, तो सभी इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट मिलके करें। डी बोल रहा है एआई रेगुलेशन इज द डोमेन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट करें, गलत। ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट, आई थिंक सो इट इज क्लियर। Question number 95. Based on the author's arguments, which of the following would result in weakening rather than strengthening India's position at the forefront of generative AI? जनरेटिव एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वीक क्या करेगा इंडिया की पोजीशन को rather than strengthening। ठीक है। फर्स्ट, इन्वेस्टिंग इन इंडिजिनियस एआई चिप्स, हार्डवेयर डिजाइन एंड डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स। इन्वेस्ट करने से तो वीक होगा नहीं इंडिया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं है। वीक याद रखना, हमें वीक करने वाला निकालना है। Exploring spin-off technological benefits with other scientific advancement like the Chandrayaan mission, इससे भी वीक नहीं होगा। Introducing generative models like Wudao which have demonstrated success in other jurisdictions, दूसरे jurisdictions में इसने सक्सेस शो की है। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, जहां पर हमारे इंडिया को ऑथर बोलता है कि चाइना सेंसरशिप कर रहा है लार्ज लैंग्वेज मार्केटिंग में, पर इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया is still very much in the game with PhDs in the field and domestic generative models like Wudao। ये अभी तक Wudao जैसे यही मॉडल्स ही बना रहा है। तो अगर यही इंडिया करता रहा तो इंडिया क्या होगा? वीक रह जाएगा। ठीक है डी। लास्ट, लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंडिजीनियस एआई मॉडल्स। लोकली तो करनी ही चाहिए, ये अभी इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोले कि चाइना कर रहा है बट इंडिया क्या है? रिसीविंग एंड पे। यूएस कर रहा है बट रिसीविंग एंड पर है इंडिया। तो यहाँ पर पढ़ो, साइंटिफिक एक्म्प्लिशमेंट। ठीक है, हमारा कहाँ आ गया? बी ऑप्शन में आ गया। उसके बाद प्रॉमिस स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हमारा किस में आ गया? आई थिंक सो, हाँ बी ऑप्शन में ही आ गया ये भी। ठीक है। और फर्स्ट लाइन में हमारा क्या था? ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन, ये हमारा ए ऑप्शन में आ गया। ठीक है, तो इससे तो हमारा स्ट्रेंथ नहीं होगा, वीक किससे होगा? जो अदर जुरिस्डिक्शन में सक्सेसफुल है हमें उनका एआई में क्या करना है। ठीक है, ये एक तरीके से सारे सही ऑप्शन में से हमें सबसे कम सही निकालना है, बस एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा इसका है, the author states that missing this bus will after all be even more costly than missing the chip research one। For this statement to be true, with which of the following statements about chip research must the author most likely agree? ऑथर ने क्या बोला? चिप रिसर्च में जो हमने गलती की है ना, वही हम एआई में करने जा रहे हैं, और ये हमारी ज्यादा बड़ी गलती होगी। अब अगर हमने वही गलती जो चिप रिसर्च में किया वो एआई में भी दोहराई, तो चिप रिसर्च से रिलेटेड ऑथर किससे एग्री करेगा, ये पूछा है। ऑप्शन है, इंडिया लीड चिप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर्स। अगर किया होता तो हम मिस द बस क्यों बोलता है ऑथर? ऑप्शन ही नहीं आएगा। इंडिया वॉज नॉट राइट टू लीव रेगुलेशन ऑफ चिप इंडस्ट्री एंड रिसर्च टू एमएनसीज। बट हमें पता नहीं है ना
इंडिया ने रेगुलेशन लीव की थी, एमएसजीस को दी, हमें नहीं पता। ठीक है। इंडिया शुड हैव प्रोएक्टिवली प्लेड अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रिसर्च इन चिप टेक्नोलॉजी। ये ही ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है। एआई में भी हम, ऑथर ने क्या बोला कि इंडिया को प्रो रोल प्ले करना चाहिए रेगुलेट करने के लिए एआई को। ठीक है। तो उसने बोला कि यही गलती हमने चिप रिसर्च में की थी, मतलब चिप रिसर्च में भी इंडिया ने रोल प्ले नहीं किया, इसमें भी वो फेल हो गया, तो वो बोल रहा है इंडिया को करना चाहिए था रोल प्ले। ठीक है। Did the failure to respond to new developments in technology was a bigger loss than the potential failure? ये है अपोजिट। ऑथर क्या बोल रहा है, एआई में भी अगर हमने यही गलती की ना चिप वाली, तो ये बड़ा लॉस है, इससे भी बड़ा। और डी बोल रहा है कि इसका बड़ा था, ये छोटा लॉस है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें, सी होगा। ठीक है। थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, मैं आपको फिर इसको थोड़ा रफ कर लेती हूँ। ठीक है। आई थिंक सो हमने जितने पैसेज किए हैं आज, 2 पैसेज, ठीक है, और जो हमने बेसिक कंसेप्ट समझे आज हमारे, वो आप लोगों को क्लियर होंगे। इनको चेक कर लेना एक बार, क्वेश्चंस को, पैसेज को फिर से पढ़ के एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस कर लेना अपनी किसी भी टॉपिक से निकाल के, अदरवाइज हम टॉपिक वाइज जरूर से जरूर हम क्वेश्चंस करेंगे क्रिटिकल के। ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। आज के लिए हम यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो हमारा पार्ट है इसी क्रिटिकल रीजनिंग का 2024 के क्वेश्चन पेपर का, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।